नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सीटेट 6 सितंबर 2026 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैथ पेडागोजी अर्थात गणित शिक्षण शास्त्र के मैराथन क्लास का ये पूरा आपका वीडियो होगा। इस मैराथन के क्लास में हम लोग 120 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सीटेट के 2011 से 2026 तक के पेपर 1 और पेपर 2 जूनियर लेवल और प्राथमिक लेवल दोनों में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। और कुछ नए क्वेश्चन को भी हमने शामिल किया है, जिससे कि आपके आने वाले 6 सितंबर की परीक्षा के लिए आप मान के चलिए कि अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो 30 नंबर आपका जो है 15 नंबर आपका पेपर 1 में और 15 नंबर आपका पेपर 2 में ये आपको कंप्लीट मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। ए कह रहा है कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। बी कह रहा है कि आधे का चिन्ह लिखता है। सी बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। और डी है कि कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, CDAB। CDAB क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पामेला लिबेक आपने नाम सुना होगा, पामेला लिबेक। पामेला लिबेक के ELPS सिद्धांत के अनुसार बच्चों को गणित सिखाने का सही क्रम होता है सबसे पहले एक्सपीरियंस यानी कि ठोस या मूर्त अनुभव, उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज यानी कि भाषा या कहानी, उसके बाद आएगा आपका पिक्चर यानी कि चित्र, और लास्ट में आपका सिंबल और चिन्ह आता है। इसलिए शिक्षक पहले मूर्त पदार्थों को आधा करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे CDAB करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम होगा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, उसके बाद प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। क्यों होगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मापन सिखाते समय सबसे पहले चीज़ों को देख करके तुलना करना, जैसे कि छोटा है या बड़ा है, ये सीखा जाता है। उसके बाद शरीर के अंगों जैसे कि हाथ, कदम, पैर या वस्तुओं जैसी अप्रमाणिक यानी कि नॉन स्टैंडर्ड इकाइयों का उपयोग होता है। फिर प्रमाणिक यानी कि स्टैंडर्ड उपकरण जैसे कि स्केल का प्रयोग होता है, और अंत में इकाइयों यानी कि मीटर, सेंटीमीटर की समझ विकसित की जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे तीसरा प्रश्न है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार आप माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। 3 नंबर के प्रश्न में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। क्यों आती है, क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे पहले संख्याओं का संरक्षण सीखते हैं, फिर लंबाई का, उसके बाद द्रव्यमान या भार का, और सबसे लास्ट में आयतन यानी कि वॉल्यूम का संरक्षण समझते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चौथा क्वेश्चन दे रहा था कि शोएब कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार शोएब किस चरण पर है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि बच्चा आकृतियों को देखकर उन्हें वर्गीकृत कर पा रहा है, जो मूर्त चिंतन का हिस्सा है, लेकिन वह बिना देखे यानी कि अमूर्त रूप से सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है।
चूंकि वह अभी ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 7 से 11 वर्ष की उम्र में है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। आगे 5वां प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने कौन सी विधि प्रयोग की है? ऑप्शन नंबर 2 आगमन विधि। जब शिक्षक पहले बच्चों को कई उदाहरण जैसे कि 4 समकोण त्रिभुज ये सब देता है और बच्चों से खुद भुजाओं के बीच संबंध यानी कि नियम खोजने को कहता है, तो यह उदाहरण से नियम की ओर यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल जाने वाली विधि मानी जाती है। इसको हम आगमन विधि कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो इसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, इसका नाम है गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया। गणितीय गणनाओं कैलकुलेशन संख्याओं को पहचानने और गणितीय तर्क में आने वाली कठिनाई को अधिगम अक्षमता की भाषा में डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया किसको कहते हैं? लेखन अक्षमता को, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संख्याओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी? ए है संक्रामिता, दूसरा है मापन, तीसरा नमूना और डी है आपका परिकलनों। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 बी, सी और डी, बी, सी और डी, क्योंकि अनुमान लगाने का कौशल बच्चों में मापन, पैटर्न पहचानने और गणितीय परिकलन जैसे कि लगभग उत्तर खोजने में मदद करता है। संक्रामिता जो है यहाँ पे, ये संक्रामिता ऑप्शन ए, संक्रामिता ट्रांजिटिविटी यानी कि एक तार्किक गुण है, जैसे कि आपका ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो यहाँ पे ए क्या है? सी से बड़ा है, जो सीधे तौर पर क्या है? एक अनुमान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न है, जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तो उसने 5067 लिखा, इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। बच्चे ने शिक्षक की बात बिल्कुल ध्यान से सुनी है, 500 और 67, लेकिन उसे संख्याओं के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का ज्ञान नहीं है कि इन्हें मिला करके 567 कैसे लिखा जाता है, यानी कि वह केवल सुनकर सीधे अंक लिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे 9 नंबर पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यह है आपका ऑप्शन नंबर पहला, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, क्योंकि इथनो मैथमेटिक्स के अनुसार बच्चे जिस परिवेश या संस्कृति से आते हैं वे वहां इस्तेमाल होने वाली गिनती के शब्दों और तरीकों को स्कूल में सीख करके आते हैं। यह उनका प्रारंभिक सांस्कृतिक ज्ञान होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 स्पष्ट रूप से कहता है कि गणित सीखना किसी विशेष जेंडर या वर्ग की बकौती नहीं है। उचित शिक्षा विधियों के माध्यम से हर एक बच्चा गणित सीख सकता है। आगे 11वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कना विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर तार्किक चिंतन विकसित करने का सबसे बेहतरीन और बाल केंद्रित तरीका गणितीय खेल और पहेलियां होती हैं। इससे बच्चे जो है रटने के बजाय सोचकर समस्या का हल निकालते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा।
12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का सर्वोच्च लक्ष्य केवल गणना करना सिखाना नहीं होता है, बल्कि बच्चे के सोचने के तरीके को गणितीय बनाना होता है, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग, ताकि वह हर समस्या का तार्किक समाधान स्वयं ढूंढ सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? दूसरा आंसर सही हो जाएगा, मूर्त संचालन। क्योंकि वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर होते हैं। पहला है आपका लेवल 0 यानी कि दृश्यीकरण, दूसरा होता है आपका विश्लेषण यानी कि लेवल 1, उसके बाद आता है आपका अनौपचारिक निगमन लेवल 2, उसके बाद आपका आएगा औपचारिक निगमन यानी कि लेवल 3, और दृढ़ता स्वयं सिद्ध करना ये लेवल 4 में आता है। तो मूर्त संचालन जीन पियाजे के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, बल्कि वैन हीले जीन पियाजे का हिस्सा है मूर्त संचालन, न कि वैन हीले का। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यता को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, खुले सिर वाले मुक्तोत्तर प्रश्नों का उपयोग। देखिए, मुक्तोत्तर यानी कि ओपन एंडेड प्रश्नों के एक से अधिक सही उत्तर या हल करने के तरीके होते हैं, और ये बच्चों को अलग अलग दिशाओं में सोचने यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला करेक्ट हो जाएगा, स्तर आयु पर निर्भर है। वैन हीले का सिद्धांत विकासात्मक और अनुक्रमिक होता है, लेकिन यह आयु यानी एज पर निर्भर नहीं करता है। एक वयस्क आदमी भी ज्यामिति में शून्य स्तर पर हो सकता है, और एक प्राथमिक कक्षा का बच्चा भी उच्च स्तर पर हो सकता है। यह सीखने के अनुभव पर निर्भर करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका संवर्ग गुणधर्म। ऑप्शन नंबर पहला। गणित में जब किन्हीं दो संख्याओं जैसे कि पूर्ण संख्या पर कोई संक्रिया यानी कि ऑपरेशन करने के बाद उत्तर प्राप्त होता है, वो उसी समूह यानी कि उसी पूर्ण संख्या का हिस्सा होता है, तो उसे क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि संवर्ग या समृद्ध गुणधर्म कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि श्रीमान हरि अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किस विषय या विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आकृति और पैटर्न। दुपट्टे की डिजाइन, टाइल्स और रंगोली में आकृतियों का बार बार एक निश्चित क्रम में दोहराव होता है, और ये प्राथमिक स्तर पर पैटर्न और ज्यामितीय आकृतियों को समझाने का सबसे बेहतरीन टीएलएम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथनों का चयन करिए। ए है दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है। बी निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है। सी संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। दूसरा आंसर सही होगा, ए और सी। ए और सी क्यों होगा? कथन ए सही इसलिए है क्योंकि दृश्यीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन बेस लेवल यानी कि लेवल 0 है, और कथन बी गलत इसलिए है क्योंकि निगमन स्तर यानी कि विश्लेषण के बाद आता है, पहले नहीं। और कथन सी इसलिए सही है क्योंकि संबंध स्तर अनौपचारिक निगमन विश्लेषण स्तर के ठीक बाद आता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे ए और सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है? तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। क्योंकि एनसीएफ 2005 गणित के 2 मुख्य उद्देश्य बताता है। पहला संकीर्ण यानी कि लोअर उद्देश्य है रोजगार योग्य संख्यात्मक कौशल का विकास करना, जबकि उच्च हायर उद्देश्य है बच्चों में तार्किक रूप से सोचने और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अध्ययनकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। क्योंकि देखिए, वृत्त क्या है, सर्किल क्या है, एक 2D आकृति है। परिवेश की वस्तुएं रेत पर
रस्सी से गोला बनाना या चूड़ी से वृत्त बनाना, ये सब 2D के उदाहरण हैं। लेकिन ग्लोब क्या है? एक 3D यानी कि त्रिविमीय आकृति है, जो गोला यानी कि स्फीयर को दर्शाता है, वृत्त को नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक अर्थात स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो यहाँ आपका 21 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। क्यों सही होगा? क्योंकि ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है मैं खोजता हूं, मतलब कि आई फाइंड, मैं खोजता हूं। तो यह खोजने का जो विषय है, यह समस्या समाधान की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र खुद खोज करके सीखते हैं। यह कोई निश्चित नियम, फिक्स एल्गोरिदम या रटा रटाया फार्मूला नहीं होता है। इसलिए इसे निश्चित नियमों के रूप में मानना इसके बारे में सबसे गलत यानी कि कम उपयुक्त कथन है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे कम उपयुक्त पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 22वां प्रश्न है, आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई, जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। क्यों जोड़ें? क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका उसे बच्चों के वास्तविक और दैनिक जीवन, डेली लाइफ से जोड़ना होता है। शहर के मॉडल जैसे कि बिल्डिंग, सड़कें, ये सब ज्यामितीय आकार की होती हैं और इनके माध्यम से एक टीचर, एक शिक्षिका गणित को वास्तविक दुनिया और अन्य विषयों जैसे कि भूगोल, इतिहास, ईवीएस, इसके साथ जोड़ना चाह रही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? 23 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। क्योंकि 2000 एनसीएफ 2005 का सबसे प्रसिद्ध और मुख्य कथन है कि गणित का उद्देश्य सिर्फ जोड़ना घटाना सिखाना नहीं होता है, बल्कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बच्चे के सोचने के तरीकों को लॉजिकल, तार्किक बनाना होता है, ताकि वह हर स्थिति का गणितीकरण कर सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न है, गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अध्ययनकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करने का सबसे उपयुक्त है? यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। क्यों? देखिए यहाँ पे विकल्प 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, जिनका केवल एक ही फिक्स उत्तर होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में एक खुले सिर वाला प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिसके कई उत्तर हो सकते हैं, जैसे कि आपका 1 गुणे 18 या 2 गुणे 9 या 3 गुणे 6, सभी में जो है वही रिजल्ट आएगा। ऐसे प्रश्न बच्चों को अलग अलग दिशाओं में सोचने और आलोचनात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला 25वां प्रश्न है कि प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है, तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? पहला विकल्प आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्यों होगा? बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी यानी कि परिभाषित लगती है, जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा की मदद से शोधन नहीं किया सकता है। क्यों नहीं किया सकता है? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे अक्सर यह नहीं समझ पाते हैं कि इबारती सवाल में जोड़ना है या घटाना है। इसका मुख्य कारण यह है कि किताबों की गणितीय भाषा और बच्चों की रोजमर्रा डेली लाइफ की बोलचाल की भाषा के बीच एक बड़ा अंतर, बड़ा गैप होता है।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विविध रेल समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना। क्यों? देखिए, जब बात दैनिक जीवन में डेटा हैंडलिंग की हो तो सबसे बेहतरीन तरीका वास्तविक जीवन के डेटा का उपयोग करना है। रेलवे टाइम टेबल, क्रिकेट का स्कोर कार्ड या अखबार के सर्वे बच्चों को यह समझाते हैं कि डेटा का असल जिंदगी में क्या महत्व है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा हो क्योंकि यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है। बी है कि यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सी, गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। और डी है कि यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी और सी। बी और सी क्यों सही होगा? गणित में गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों को आजीविका यानी कि नौकरी के लिए तैयार करना, ऑप्शन ए, या सिर्फ टाइम पास यानी कि मनोरंजन, डी, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों करना नहीं होता है। इसका असली उद्देश्य है बच्चों को अर्थपूर्ण तरीके से समस्याएं सुलझाना सिखाया जाए और ठोस चीजों के माध्यम से अमूर्त कॉन्सेप्ट समझाया जाए। ये आपका बी और सी जो है करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे 28वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। इस समुच्चय में हम शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त होता है। इस समुच्चय में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया। पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए पूर्णांकों में हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा। परिमेय संख्या का समुच्चय पाने के लिए उपयुक्त कथन इसे प्रतिबिंबित करता है। कौन सा करेगा? सेकंड ऑप्शन से जाएगा, गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव को। क्यों सही होगा? क्योंकि गणित की प्रकृति संचयी या पदानुक्रमिक प्रकार की होती है। इसका मतलब है कि नया ज्ञान पुराने ज्ञान पर टिका होता है। जैसे कि सीढ़ियां, बच्चा पहले प्राकृतिक संख्या सीखता है, फिर उसी आधार पर पूर्ण संख्या जीरो यानी कि जोड़कर फिर पूर्णांक यानी कि माइनस जोड़कर और फिर परिमेय संख्या सीखता है। तो ये उसका सीक्वेंस है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का चरण या स्तर नहीं है? यहाँ मूर्त संचालन, कंक्रीट ऑपरेशनल। क्यों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा है, जबकि वैन हेले के स्तर में दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस और अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता जो है ये आपकी पाई जाती है। मूर्त संचालन किसका है? ये जीन पियाजे का है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। आगे 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? सौंदर्यपरक संख्या, गणित में संख्याओं का उपयोग गिनने के लिए यानी कि कार्डिनल जैसे कि 1 2 3 4 5 6, क्रम बताने के लिए जैसे कि पहला पुरुष दूसरा पुरुष, और नाम पहचान के लिए यानी कि नॉमिनल जैसे कि जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर बस नंबर 45, इस तरीके से होता है। सौंदर्यपरक नाम का संख्याओं का कोई गणितीय प्रकार नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 31वां प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकरण पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। 101 माइनस 97 बराबर 096। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ 31 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल प्रयोग किया है। देखिए, यह प्राथमिक स्तर पर होने वाली एक बहुत सामान्य भ्रांतियां हैं। बच्चे को हासिल यानी कि हासिल और स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है,
उसने बस हर कॉलम में बिना ऊपर नीचे देखे बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा दिया। जैसे कि इकाई में 7 माइनस 1 बराबर 6 और दहाई में 9 माइनस 0 बराबर 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 32वां प्रश्न है, एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है और मेरी बहन मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? गणन संख्या ऑप्शन नंबर आपका 2। कार्डिनल नंबर, देखिए जब संख्याएं किसी समूह की मात्रा या गिनती को दर्शाती हैं तो उन्हें कार्डिनल नंबर यानी कि गणन संख्या कहा जाता है। और अगर वह मैं कक्षा में पहले स्थान पर हूँ कहता है तो वो क्या है? क्रम सूचक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गणन संख्या सही हो जाएगा। आगे 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के लिए सही अनुक्रम को दर्शा रहा है? तीसरा सही हो जाएगा, एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। क्यों? क्योंकि किसी भी डेटा हैंडलिंग का तार्किक क्रम यही होता है। सबसे पहले डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे उसकी प्रकृति के अनुसार छांटा जाता है, फिर उसे टेबल पे व्यवस्थित किया जाता है और अंत में एक ग्राफ या चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ए है निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, बी है संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, सी है हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी, केवल बी। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर निगमनात्मक तरीका नियम से उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। बहुत सारे हल किए हुए उदाहरण देना, सी, ये भी जो है रटने को बढ़ावा देता है। सबसे सही तरीका है किताबों का बच्चों से बातचीत करना और कॉन्सेप्ट को संदर्भित करना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 35वां प्रश्न है, गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, खुले सिर वाले मुक्तोत्तर प्रश्नों का उपयोग। ओपन एंडेड क्वेश्चन के कई सही उत्तर होते हैं और ये बच्चों को एक ही फार्मूले पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख किया गया है। एक कह रहा है कि अपने विद्यालयी जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ाने में कुछ डर सा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत सारा कुछ मैं भूल गई हूँ। बी कह रहा है कि मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। ऊपर दिए गए संवाद के बारे में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? थर्ड हो जाएगा, दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। क्यों? देखिए टीचर ए सब भूल गई है क्योंकि उसने रटा था, समझा नहीं था। शिक्षिका भी स्पष्ट कर रही है कि उसने नियम रटकर परीक्षा पास की है। दोनों की स्थिति यह दर्शाती है कि उनके स्कूल के दिनों में रटने रोट लर्निंग पर जोर दिया गया था, अर्थपूर्ण समझ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर नहीं दिया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 37 कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित शिक्षा की एक विशेषता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए, खोज के लिए कर सके। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा वह होती है जहां बच्चा सक्रिय होता है। शिक्षक का काम सिर्फ बोर्ड पर पढ़ाना या बच्चों को शांत बैठाना नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। क्योंकि समावेशी शिक्षा
इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन और एनसीएफ 2005, इन दोनों का नियम है कि शिक्षक को कक्षा के हर एक बच्चे के साथ लेकर चलना चाहिए। सहभागिता और साथ ही तेज यानी कि मेधावी बच्चों को भी ऐसे काम करने ऐसे अभी मतलब इन लोगों को भी ऐसे काम देने हैं ताकि वे बोर ना हो और उन्हें भी चुनौती मिल सके। ऑप्शन आपका पहला सही जाएगा। 39वां प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। 5 सैकड़े में से 5 दहाई घटाएं। एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया, उत्तर 0। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई स्थिति के बारे में सही उपयुक्त है? 4, भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। देखिए, बच्चे ने 5 में से 5 घटाकर 0 कर दिया है, तो वह सैकड़े यानी कि 500 और दहाई यानी कि 50 के बीच का अंतर नहीं समझ पाया है। एक अच्छे शिक्षक का पहला कदम हमेशा यह जानना होता है कि बच्चे ने ऐसा क्यों सोचा, इसलिए बच्चे से उसका तर्क पूछना सबसे जरूरी कदम होता है। ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 40वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ आपका ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। देखिए, छोटे बच्चे अमूर्त यानी कि बिना देखे चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए किताब में किसी भी नए गणितीय कॉन्सेप्ट जैसे कि भिन्न या दशमलव को सीधे फार्मूले से शुरू करने के बजाय उनके दैनिक जीवन के उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? यहाँ 41 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पुनः योजना बनाना। क्योंकि जॉर्ज पोल्या ने गणितीय समस्या समाधान के 4 चरण बताए थे, 4 स्टेप बताए थे। कौन कौन से स्टेप थे? पहला था समस्या को समझना, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। दूसरा योजना बनाना, डिवाइज ए प्लान। थर्ड योजना का संचालन करना, कैरी आउट द प्लान। और लास्ट में चौथा बताया था पुनः जांच करना, लुक बैक। तो इसमें पुनः योजना बनाना कहीं शामिल नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। पहला ये कह रहा है, विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हों। बी, अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। सी, विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ए और सी। क्यों होगा? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से गिनना और समुच्चय बनाना सिखाना चाहिए। तो ए और सी आपका सही होगा, क्योंकि अंकों के नामों को रटवाना, याद करना, ऑप्शन बी जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा एनसीएफ 2005 के खिलाफ है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला, ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है? अर्थात सबसे सही जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तता कटआउट के साथ करना। क्यों होगा? देखिए, भिन्न सिखाने की शुरुआत हमेशा ठोस और हैंड एक्टिविटी यानी हस्त कौशल सामग्री से होनी चाहिए। जैसे कागज को आधा या 1/4 मोड़ करके दिखाना सबसे व्यवहारिक और प्रभावी तरीका है। इबारती सवाल या संख्या रेखा ये शुरुआत के लिए बहुत अमूर्त होता है, ये अब्स्ट्रैक्ट होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा? तो अति उपयुक्त उदाहरण होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त संलग्न है। क्यों होगा? देखिए, जहां बच्चे सक्रिय हों और उनके अनुभवों को कक्षा की चर्चा में शामिल किया जाए, वहीं असली बाल केंद्रित शिक्षा है। केवल ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करना, शिक्षक केंद्रित या बहुत सारे अभ्यास प्रश्न देना रटंत विद्या
इसके उदाहरण में नहीं आएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा डैश डैश होनी चाहिए। परिचर्चा होनी चाहिए संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ कहता है कि स्कूल का ज्ञान बच्चों के स्कूल के बाहरी जीवन दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। परिचर्चा हमेशा संदर्भ में होनी चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैनिक जीवन में बच्चों के द्वारा उपयोग किए जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए। गणित की किताबी भाषा तकनीकी होती है जिससे बच्चों को डर लगता है, इसलिए गणितीय भाषा को डेली एवरीडे लैंग्वेज यानी डेली बोलचाल की भाषा के साथ जोड़ करके सिखाना चाहिए ताकि वे आसानी से समझ सकें। आगे 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना। बी शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर प्रदान करना। सी शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। और इसमें सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। ए और बी, सी गलत होगा। क्यों? आकलन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं ताकि शिक्षक अपना पढ़ाने का तरीका उसमें सुधार कर सके और बच्चों को भी अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिले। तो ए और बी आपका दोनों कथन सही हो जाएगा। बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा कंपटीशन पैदा करना कभी भी आकलन का उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए आपका सी जो विकल्प है ये गलत होगा। ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है? सन्निकटन, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? सन्निकटन को बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन। देखिए, संख्याएं सीखने से पहले बच्चे मिलान करना, मैचिंग करना, छांटना और क्रम में लगाना यानी कि सीरिएशन सीखते हैं। सन्निकटन मतलब होता है लगभग मान निकालना। यह एक उच्च स्तर की गणितीय अवधारणा है जो संख्या ज्ञान होने के बहुत बाद में सीखी जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यही आपका अवधारणा नहीं होगा। 49वां प्रश्न है, गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम व्यवस्थित कर रहे हैं। 28, 48, 57, 92। बच्चों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है? यहाँ पे हो जाएगा आपका स्थानीय मान, ऑप्शन नंबर 2। संख्याओं को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लगाने के लिए बच्चों को यह जांचना होता है कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक बड़ा है और इकाई पर कौन सा अंक बड़ा है। यह पूरी तरीके से स्थानीय मान की समझ पर निर्भर करता है, इसलिए प्लेस वैल्यू स्थानीय मान जो है आपका सबसे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। आगे 50वां प्रश्न है, स्तर 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है? यह आपका हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को 1 के गट्टे के रूप में समझाइए। कक्षा 1 के बच्चों को चिंतन मूर्त यानी कंक्रीट होता है। माचिस की तीलियों या आइसक्रीम के 10-10 बंडल यानी कि गट्टा बना करके दिखाना स्थानीय मान, दहाई और इकाई सिखाने का सबसे बेहतरीन और बाल केंद्रित तरीका होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे 51वां अगला प्रश्न है, गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वंचित प्रक्रिया कौशल है। गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो हम ये समझते हैं कि गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित क्रम अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता कितनी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। देखिए, गणितीय संप्रेषण का मतलब केवल बोलना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना और गणित की भाषा जैसे कि प्रतीक, चिन्ह या ग्राफ का उपयोग करके उसे स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे 52 कह रहा है कि जब 354 प्लस 99 का जोड़ ज्ञात करने के लिए कहा गया, तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से उसे हल किया।
ये जो है उसके जोड़ने का तरीका है। 354 प्लस 99 को जब जोड़ रहा है तो +1 +1 इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो 354 प्लस 100 माइनस 1 बराबर 454, 454 माइनस 1 बराबर 453। यह जो है आपकी कार्यनीति जोड़ ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी के द्वारा प्रयुक्त विधि कार्यनीति, ये क्या कहलाती है? तो अगर इस तरीके से बच्चा अगर हल कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रतिकरण यानी कि कंपनसेशन। प्रतिकरण यानी कि कंपनसेशन, इसको बोलते हैं कंपनसेशन, इसको बोलते हैं, प्रतिकरण बोलते हैं। देखिए, जब गणना को आसान बनाने के लिए किसी संख्या को उसकी नजदीकी शून्य वाली संख्या जैसे कि 99 को 100 में बदला जाता है और फिर जो अतिरिक्त जोड़ा गया है उसे वापस घटा करके संतुलित किया जाता है, तो इस विधि को गणित में प्रतिकरण या कॉम्पेंसेशन बोलते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। 53 कारक निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं होगा, पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य अनुभवसिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है। क्यों होगा? देखिए, विज्ञान जैसे कि फिजिक्स या केमिस्ट्री, यह प्रयोगों पर और अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित होता है। यानी कि एक तरीके से कहें तो ये एक्सपीरियंशियल एविडेंस होते हैं। लेकिन गणित स्वयं सिद्ध यानी कि एक्सिमस और तार्किक निगमनात्मक विवेचन पर आधारित होता है, जहां सिद्धांतों को तर्क से सिद्ध किया जाता है, प्रयोगों से नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 54 नंबर पर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मक एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। निपुण भारत का पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ आउटस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। देखिए, यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका लक्ष्य 2026 से 27 तक कक्षा 3 के हर बच्चे में मूलभूत साक्षरता, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग और संख्यात्मकता न्यूमरेसी का विकास हो जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 55 कह रहा था, एनसीईआरटी की कक्षा 1 और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों में से ऐसे पाठ हैं जो कि बच्चों के दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित हैं। ऐसे पाठ को क्या बोलते हैं? ऐसे पाठ को बोलते हैं विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप से सीखने में सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? समय, दिन और मौसम, ये विषय बच्चों को समय के मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम जैसी अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को उनके वास्तविक जीवन के संदर्भ से जोड़कर सीखने में मदद करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे 56 कह रहा है, एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। ये गुणा लगा रहा है बच्चा इस तरीके से, 35 में 23 को गुणा कर रहा है। विद्यार्थी के द्वारा त्रुटि का अति प्रायिक कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ जो है विद्यार्थी ने योग की करण विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। क्योंकि देखिए, ध्यान से देखेंगे तो बच्चे ने क्या किया है, पहले 5 × 3 बराबर 15 लिखा है, ठीक है। 15 का हासिल 1, 5 × 3 बराबर 15 लिखा है और 1 हासिल लिया है। फिर 3 × 6 किया है और फिर क्या किया है आपका 3 × 2 किया है। इसको करना चाहिए 3 × 3, फिर 3 × 2 बराबर 6 और 1 हासिल जोड़ करके 7 लिख दिया है, ठीक है। और उत्तर उसने क्या ला दिया है 75। तो उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, बल्कि ठीक वैसे ही सीधे ऊपर नीचे गुणा कर दिया जैसे वह जोड़ यानी कि एडिशन के सवालों में करता है। यानी उसने जोड़ के नियम को गुणे में लगा दिया है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 57 कह रहा था कि नीचे दिए गए दो कथनों अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्ह अंकित किया गया है। अभिकथन ए कह रहा था कि गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए। कारण आर दे रहा है कि विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प चुनिए। इसका सही विकल्प हम चुनेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का। गणित का पाठ्यक्रम हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ यानी कि कोरिलेटेड होना चाहिए। कथन ए सही है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गणित पदानुक्रमिक यानी कि हिरार्चिकल होता है। नया ज्ञान हमेशा पुराने ज्ञान पर आधारित होता है। जब पाठ्यक्रम सुसंगत होगा तभी बच्चे पुराने और नए कॉन्सेप्ट के बीच संबंध को देख पाएंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला
ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है, ए का करेक्ट हो जाएगा। आगे 58 कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, क्योंकि इंडक्टिव रीजन बोलते हैं इसको बोलते हैं आगमनिक, को बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कि आगमनिक विवेचन। गणित की प्रकृति मुख्य रूप से निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव होती है। हालांकि बच्चे आगमन विधि उदाहरण से नियम से सीखते हैं, लेकिन एक विषय के रूप में गणित के प्रमेयों जो उनके थ्योरम होते हैं उसको हमेशा निगमनात्मक तर्क यानी कि नियम से तथ्यों के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 59 कह रहा है कि गणितीय पहेलियों का उद्देश्य डैश डैश को बढ़ावा देना होता है। ए ड्रिल एवं अभ्यास, बी गणित में रुचि, सी समस्या समाधान कौशल, डी कलन विधि पर बल देना। 59 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? देखिए पहेलियां पजल बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करती है, बी सही होगा, और उनके तार्किक रूप से सोचने और समस्या समाधान के कौशल को तेज करती है। ठीक है। सी जो है पहेलियां रटने यानी ड्रिल या केवल फार्मूले कलन विधि पर जोर नहीं देती है। तो यहाँ पे आपका बी और सी सही होगा, ए और डी आपका गलत हो जाएगा। आगे 60 नंबर पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित शिक्षा पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ की व्याख्या करता है? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्य विधि और अभिकथनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए एनसीएफ 2005 का ये मानना है कि अगर हम परीक्षाओं में बच्चों से सिर्फ रटे रटाए फार्मूले और जोड़ घटाने वाले सवाल यांत्रिक गणना अगर पूछते हैं तो वे सोचेंगे कि गणित का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। इससे बच्चों का तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन, हायर ऑर्डर थिंकिंग विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है? ए है पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना, बी परिकल्पनाएं बनाना, सी दिए गए सूत्र का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना। यहाँ 61 में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ए और बी। ए पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना और परिकल्पनाएं बनाना। कैसे सही होगा? देखिए सृजनात्मक चिंतन का मतलब है कुछ नया सोचना या खोजना। पैटर्न और संबंधों को पहचानना तथा परिकल्पनाएं बनाना सृजनात्मकता के लक्षण है, जबकि दिए गए सूत्र का उपयोग करना यानी ऑप्शन सी एक रटी रटाई प्रक्रिया है जिसमें कोई सृजनात्मकता नहीं है, इसलिए ए और बी आपका सही होगा, सी गलत होगा। आगे अगला क्वेश्चन है 62। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग क्या होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि एनसीएफ 2005 हमेशा गणित को बच्चों के वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। प्राथमिक स्तर पर खेल, पहेलियां और कहानियां ये बच्चों को बिना बोझ के गणित से जोड़ती है और उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 63 कह रहा है जब किसी बच्चे को 12 गुणे 25 का हल निकालने के लिए कहा गया तो उसने निम्नलिखित विधि अपनाई। 12 गुणे 25 बराबर 3 गुणे 4 गुणे 25 बराबर 3 गुणे 100 बराबर 300। गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे के द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया होगी ऑप्शन नंबर 3, बच्चे की हम सराहना करेंगे और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहेंगे। क्योंकि रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट बच्चे हमेशा एक नए तरीकों को सोचने का प्रयास करते हैं और उनको अलग तरीके से हल करने की आज़ादी दिया जाता है। बच्चे ने यहाँ साहचर्य गुणधर्म यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बहुत ही स्मार्ट उपयोग किया है
एक अच्छे शिक्षक को इसकी सराहना करनी चाहिए ताकि बाकी बच्चे भी रटे रटाए तरीके से हट करके नया कुछ सोचने का प्रयास करें। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 64 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत थ्योरी में अवसरों की न्यून रूप से संभावनी विशिष्टता है। तो यहाँ 64 में ऑप्शन नंबर पहला, ये वायु पर निर्भर है, सॉरी ये आयु पर निर्भर है, एज पर डिपेंड है। वैन हीले का सिद्धांत अनुभव और अनुक्रम, एक्सपीरियंस एंड सीक्वेंसेस, इस पर निर्भर करता है, न कि एज पर। यह सबसे न्यून संभावनी कथन है। एक 5वीं कक्षा का बच्चा और एक वयस्क आदमी, मैच्योर आदमी, दोनों ज्यामिति के शून्य स्तर पर हो सकते हैं यदि उन्हें ज्यामिति का अनुभव नहीं मिला है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक 5 साल का लड़का, एक 50 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, दोनों अगर कोई चीज नहीं सीखे हैं तो दोनों जो है वो शून्य स्तर पर है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा और यही बातें जो है वैन हीले कहते हैं। 65 कह रहा है कि गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है। कैसे? निगमन विधि के द्वारा। ठीक है, डिडक्शन मेथड। गणित की प्रकृति निगमनात्मक डिडक्टिव होती है। विज्ञान में चीजें प्रयोग या प्रेक्षण से सिद्ध होती है, लेकिन गणित में प्रमेयों को हमेशा पूर्व स्थापित तथ्यों, स्वयं सिद्धों और तार्किक निगमन के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 66, यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण है, निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, गुणन सारणी, पहाड़े एवं सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। देखिए, यांत्रिक गणना और रटने का सीधा अर्थ है बिना समझे चीजों को कंठस्थ करना। पहाड़े और फार्मूले याद करने को कहना इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे 67, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, स्तर आयु पर निर्भर है, यही सही नहीं है। क्योंकि देखिए, सीटेट में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। वैन हीले के स्तर जो है वो अनुक्रमिक और विकासात्मक हैं, लेकिन शिक्षार्थी की आयु से बंधे हुए नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे 68 करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है? यह है कि नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषा द्वारा किया जा सकता है, खेलों के द्वारा नहीं। बी कह रहा है कि नए विकसित गणितीय कौशलों के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। सी कह रहा है खेल आकलन के लिए उपयोग नहीं किया सकते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। 68 में ऑप्शन नंबर आपका 2, केवल बी, यही आपका सही होगा। सी और ए गलत होगा। कैसे? कथन ए इसलिए गलत होगा क्योंकि नवीन अवधारणाएं भी खेलों से सिखाई जा सकती हैं, केवल भाषण से नहीं। कथन सी गलत है क्योंकि खेलों का उपयोग रचनात्मक आकलन के लिए बखूबी किया जा सकता है। केवल कथन बी जो है पूरी तरीके से सत्य होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 केवल बी करेक्ट और राइट आंसर होगा। 69 कह रहा है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं, तो समुच्चय ए में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होंगी। निम्नलिखित में से विद्यार्थी के द्वारा मापन के कौन से सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है? यहां दिख रहा है संक्रामिता, ऑप्शन नंबर 4। ट्रांजिटिविटी बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी, संक्रामिता क्या होता है? देखिए, गणित और तर्कशास्त्र में जब दो चीजों का संबंध किसी तीसरी चीज के माध्यम से जुड़ता है, जैसे कि राम श्याम से बड़ा है और श्याम मोहन से बड़ा है, तो राम जो है वो मोहन से बड़ा होगा, तो इसे संक्रामिता का गुण यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 70 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है? तो जो नहीं होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंस। एनसीएफ और आधुनिक शिक्षा शास्त्र यह मानता है कि लड़कों और लड़कियों में गणित सीखने की स्वाभाविक क्षमता बिल्कुल समान होती है। गणित में कमजोरी के कारण सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा या शिक्षक को पढ़ाने का तरीका हो सकता है, लेकिन जेंडर कभी भी गणितीय क्षमता का निर्धारक नहीं हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 लैंगिक भेदभाव सही हो जाएगा।
71 कह रहा है कि श्री राजू अपने कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा? तो सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। नंबर सेंस का मतलब है संख्याओं की मात्रा, आकार और उनके बीच के संबंधों का सहज ज्ञान होना। किसी जार में रखी वस्तुओं यानी कि कंचों को देखकर उनकी संख्या का अनुमान लगाना प्राथमिक स्तर पर संख्यात्मक समझ विकसित करने का सबसे बेहतरीन और व्यवहारिक तरीका है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका संबरक गुणधर्म। ऑप्शन नंबर पहला यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, संबरक गुणधर्म। संबरक गुणधर्म क्या होता है? गणित में जब हम किसी समूह जैसे कि पूर्ण संख्या के किन्हीं दो अंकों पर कोई संक्रिया जैसे कि जोड़ना ये ऐड करते हैं और उत्तर भी उसी समूह का हिस्सा जैसे कि 3 + 4 = 7, तो इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी की संबरक समृद्ध गुणधर्म कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 73 निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? तो यहाँ 73 में आपका राइट आंसर हो जाएगा वैन हीले। ऑप्शन नंबर 3 वैन हीले। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है, स्किनर ने व्यवहारवाद दिया है। ज्यामिति के चिंतन और तर्क के 5 स्तर लेवल 0 से लेकर लेवल 4 तक पियरे वैन हीले और डीना वैन हीले के द्वारा ही दिया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 74 निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? तो यह करता है आपका ऑप्शन नंबर 3। शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल, जिनतारा अबेकस लेकर आया है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए व्यस्त रखता है। क्यों रखता है? रचनावादी कक्षा वह होता है जहां बच्चे निष्क्रिय श्रोता नहीं होते हैं बल्कि वे मटेरियल जैसे कि हस्तकौशल सामग्री इसको खुद छू करके समूह में ग्रुप में काम करके इसका निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? एक रचनात्मक कक्षा का गुण होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 75 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है क्योंकि, तो ये किया गया है प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि पैटर्न केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं होते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों या संख्याओं के पैटर्न जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8 बच्चों में बीजगणित, तर्क और अनुक्रम का आधार तैयार करते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 76 कह रहा है कक्षा के विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्लाह ने विभिन्न वस्तुओं सामग्रियों जैसे कि पेंसिल, गेंदे, टॉफियां आदि का उपयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस युक्ति का उपयोग करने का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। संख्याओं जो कि एक निराकार संप्रत्यय है, इसके संप्रतीकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण वांछनीय है। क्योंकि संख्याएं अमूर्त होती हैं, कोई भी 3 को नहीं देख सकता है। 3 को आपने देखा है क्या? कहीं नहीं देखा है, बस लिखा पाया है, कहीं देखा है। तो हम केवल 3 वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए छोटे वस्तुओं को अमूर्त संख्याएं समझाने के लिए हमेशा मूर्त वस्तुओं कंक्रीट ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 77 कह रहा है कि संश्लेषित विधि में हमें अग्रसर होते हैं। सिंथेटिक मेथड में हम हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, यानी कि फ्रॉम नोन टू अननोन। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। इस विधि में हम उन तथ्यों को जोड़कर आगे बढ़ते हैं जो हमें पहले से पता होते हैं, जानकारी होती है, और उनकी मदद से उस उत्तर तक पहुंचते हैं जो हमें निकालना है, यानी कि अज्ञात की तरफ चलते हैं। इसके ठीक उल्टा होता है आपका विश्लेषण विधि, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। वो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है और ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि संश्लेषण विधि बोलते हैं इसमें। 28 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में डैश डैश जरूर होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर 2 गणितीय कहानियां, खेल और क्रियाकलाप। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना है। इसलिए प्राथमिक स्तर की किताबों में तकनीकी परिभाषाओं या रटे रटाए फार्मूले के बजाय खेल, पहेलियां और ऐसी कहानियां होनी चाहिए जो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
79 कह रहा है शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है, एक हितकारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है। तो यह आपका 79 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सामान्य एवं व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करना, क्यों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3? क्योंकि एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह जान पाता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और उसे सीखने में कहाँ परेशानी आ रही है, ताकि वह अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार कर सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 80 कह रहा है कि गणित की कक्षा में एक बच्चा लिखता है 4.78 जो है वो बड़ा है 4.9 से, 7.26 बड़ा है आपका 7.3 से। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बच्चे ने इस नियम का अति सामान्यीकरण कर लिया है कि 3 अंक की संख्या 2 अंक की संख्या से बड़ी होती है। देखिए बच्चा दशमलव के बाद के अंकों को सामान्य पूर्ण संख्या की तरफ पढ़ रहा है। वो 78 को 9 से बड़ा मान रहा है, जबकि असल में वह 0.90 है। उसने पूर्ण संख्याओं के नियम यानी कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 2 अंक वाली से बड़ी होती है, इसको गलती से दशमलव पर भी लागू कर लिया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 81 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए। 81 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा, गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर। एनसीएफ 2005 रटने और बिना समझे अभ्यास करने का सख्त विरोध करता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग है, इसलिए गणित का शिक्षण गतिविधियों और स्वयं खोज पर केंद्रित होना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है चौथा ऑप्शन, अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है। देखिए गणित की प्रकृति तार्किक और अमूर्त होती है और इसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा और चिन्ह होते हैं, लेकिन यह कहना है कि अन्य विषयों में इसका प्रयोग बिल्कुल सीमित है, बिल्कुल गलत है। गणित का उपयोग विज्ञान में भी होता है, भूगोल में होता है, अर्थशास्त्र आदि लगभग सभी विषयों में इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं सन्निकटन कौशल के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। तो यह आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल के अनुमान में एवं सन्निकटन निहित होता है। गणित केवल सटीक उत्तर यानी कि एग्जैक्ट आंसर निकालने का विषय नहीं है। वास्तविक जीवन जैसे कि बाजार में खरीदारी करना और वैज्ञानिक गणनाओं में अनुमान लगाना, यह सन्निकटन यानी कि एप्रोक्सीमेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 84 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, परिभाषाओं के उपयोग से भिन्न और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना। प्राथमिक स्तर के बच्चे अमूर्त परिभाषाएं जल्दी नहीं समझ पाते हैं। उन्हें चित्र दिखा करके, दैनिक जीवन के उदाहरण जैसे कि सेब या रोटी का हिस्सा देख करके या पेपर फोल्डिंग जैसी अमूर्त गतिविधियों से भिन्न सिखाना चाहिए। परिभाषा रटवाना सबसे कम उपयुक्त तरीका है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे 85 कह रहा है कि श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किस और किन विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है? तो यह हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर 2, आकृति और पैटर्न। देखिए रंगोली के चित्र, टाइल्स और प्रिंटेड कपड़ों में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को एक निश्चित क्रम में दोहराया जाता है और यह बच्चों को पैटर्न और आकृतियों की पहचान कराने का सबसे बेहतरीन और व्यवहारिक तरीका होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 86 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? तो यहां हो जाएगा आपका वैन हीले, ऑप्शन नंबर पहला। ज्यामितीय चिंतन ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के 5 स्तर 0 से लेकर के 4, 5 स्तर जो है वह दृश्यकरण से लेकर के दृढ़ता तक यह पियरे वैन हीले और डीना वैन हीले के द्वारा ही दिया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 87 कह रहा है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है?
इसको बोलते हैं एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बच्चों को स्क्रीन पर आकृतियों को खींचने, मोड़ने और बदलने की सुविधा देता है। इसके माध्यम से बच्चे आसानी से देख सकते हैं कि कैसे परिमाप को समान रखते हुए एक आयत को अलग अलग आकारों में बदला जा सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 88 कह रहा है कि वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के बारे में सही कथन का चयन करिए। ए है दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है, बी निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, सी संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। यहाँ आपका ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ए और सी। ये सही है क्योंकि दृश्यीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन सबसे पहला यानी कि लेवल 0 होता है और आधारभूत स्तर होता है। कथन सी भी सही है क्योंकि संबंध स्तर यानी कि अनौपचारिक निगमन जो है लेवल 2 में हमेशा होता है, लेवल 2 में हमेशा होता है। हमेशा विश्लेषण स्तर लेवल 1 के बाद आता है। तो कथन बी गलत है क्योंकि निगमन स्तर विश्लेषण के बाद आता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 ए और सी आपका सही हो जाएगा। ए और सी, बी गलत होगा। 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा प्रक्रियात्मक प्रवाह, यानी कि प्रोसीजरल फ्लुएंसी, रोट मेमोराइजेशन ऑफ प्रोसीजर। अन्वेषण को बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण, सूत्र बनाना, तर्क करना, अनुमान लगाना गणित में उच्च स्तर के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। इसके विपरीत अगर बात करेंगे तो बिना अर्थ समझे केवल रटे रटाए प्रक्रियात्मक प्रवाह, जैसे कि सिर्फ गुणा भाग की विधि रट लेना, इसको एनसीएफ में क्या है, बिल्कुल न्यूनतम उपयुक्त माना गया है। प्रक्रियात्मक प्रवाह आपका यहाँ पे न्यूनतम आपका राइट आंसर होगा। 90 कह रहा है गणितीय संप्रेषण को कक्षा में डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये बढ़ाया जा सकता है आपका बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने से। संप्रेषण का अर्थ ही विचारों का आदान प्रदान करना होता है। जब कक्षा में बच्चों को अपने तर्क रखने, सवाल पूछने और समस्या हल करने के अपने तरीकों को शब्दों में अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा, तभी गणितीय संप्रेषण मजबूत होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 91 कह रहा है कि यदि P तो Q के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गणितीय तर्कशास्त्र मैथमेटिकल लॉजिक में इफ P देन Q को निहितार्थ यानी कि इम्प्लीकेशन कहा जाता है और इसे P इक्वल टू Q चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 92 कह रहा है 92 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आवेष्टित नहीं है। तो यह है आपका निगमनात्मक विश्लेषण, निगमनात्मक विवेचन, डिडक्टिव रीजनिंग। आंकड़ों का प्रहस्तन, निरूपण, ग्राफ, ये सब चीजें बनाना और दृश्यकरण, ये तीनों देखने यानी कि विजुअल और मूर्त चीजों से जुड़े कौशल होते हैं। जबकि निगमनात्मक विवेचन एक मानसिक, अमूर्त और तार्किक प्रक्रिया है जिसमें नियमों से, उदाहरण से देखे जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 93 करें कि ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे कि बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं, वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये कौशल, तो ये जो कौशल है इसको बोलते हैं कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं, जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने के कार्यनीति विधियां प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको डिटेल में समझिए। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को बाहरी जीवन के ज्ञान को स्कूल में सम्मान मिलना चाहिए। इस ज्ञान का उपयोग कक्षा में चर्चा के लिए किया जाना चाहिए ताकि बच्चे गणित को अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ महसूस करके उसको समझ सके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसलिए आपका सही हो जाएगा। 94 करेक्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार डैश को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्वता देनी चाहिए। तो सटीकता, एक्यूरेसी, प्राथमिक स्तर पर बच्चा कैसे तर्क कर रहा है, कैसे समस्या को समझ रहा है और कैसे दृश्यीकरण कर रहा है, यह प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर की 100% सटीकता पर ही जोर देने से बच्चों में गणित का डर जो है वो मैथ फोबिया पैदा हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 95 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय निदर्शन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है। यह है आपका ऑप्शन नंबर 4, गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना। क्योंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग का अर्थ है दैनिक जीवन, रियल वर्ल्ड की किसी समस्या को गणितीय रूप यानी कि सूत्रों या समीकरणों में बदलना ताकि उसे हल किया जा सके। यहाँ पे विकल्प 1, 2 और 3, 1, 2 और 3
ये तीनों जो है केवल कक्षा में पढ़ाने के लिए टीएलएम या मॉडल का उपयोग करना गणितीय मॉडलिंग नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 96 कह रहा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भिन्न के प्रतिरूप जैसे कि वृत्ताकार पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित करके, अंश और हर को प्रदर्शित करके विद्यार्थियों को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करना। प्राथमिक स्तर के बच्चों को कोई भी नई चीज सिखाने के लिए मूर्त वस्तुओं जैसे कंक्रीट ऑब्जेक्ट का उपयोग सबसे बेहतर होता है। वृत्ताकार पाई या पट्टियों को काटकर दिखाने से बच्चे रटने के बजाय खुद स्वाभाविक रूप से अंश और हर का मतलब समझ जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 97 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अमानक तकनीकों का उपयोग करके वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके, क्योंकि मापन की शुरुआत हमेशा अमानक इकाइयों नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जैसे कि कदम, बित्ता या धागा से होना चाहिए। इससे बच्चों को मापन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। स्केल का उपयोग बाद के स्तरों पर किया जाता है, पहले बित्ता से नापना, पंजे से नापना, उंगली से नापना, ये सब होता है। 98 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में औपचारिक शिक्षण के संबंध में सही है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। औपचारिक शिक्षण का उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना होता है जिन्हें गणित के किसी विशेष टॉपिक में परेशानी हो रही है। निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इससे कमजोरी का पता लगा करके उसे दूर करने के लिए औपचारिक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। 99 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भात्मक उदाहरणों और क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी गणित की पाठ्यपुस्तक वह है जो अमूर्त गणितीय कॉन्सेप्ट को बच्चों के दैनिक जीवन की कहानियों, संदर्भों और गतिविधियों से जोड़ करके प्रस्तुत करे ताकि वे विषय को रोचक और उपयोगी समझ पाए। 100 नंबर पर अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षिका ने 536 गुणे 18 के अभिकलन को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उसने निम्नलिखित और 4 प्रश्न अभिकलन के लिए लिखे और पूछा कि 550 गुणे 10, 530 गुणे 15, 500 गुणे 10, 550 गुणे 20। विचार कीजिए कि इन 4 अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 536 गुणे 18 के सटीक परिणामों से अधिक होगा या कम। व्याख्या कीजिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। इस दी गई परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम उपयुक्त होगा। न्यूनतम उपयुक्त चौथा विकल्प होगा। गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान पर आधारित आकलन प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। देखिए, अब आपका यह विचार बिल्कुल गलत है कि गणित में केवल परिशुद्ध एग्जैक्ट उत्तर ही चाहिए। शिक्षिका यहाँ बच्चों में अनुमान लगाने का बहुत ही बेहतरीन कौशल विकसित कर रही है, इसलिए अनुमान लगाने को गलत मानना पेडागोजी के अनुसार न्यूनतम उपयुक्त है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 101 कह रहा है 101, निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, 1/4 + 3/4 को हल करना। कक्षा 2 के बच्चे अमानक इकाइयों यानी कि बित्ता, कदम, इन सब से मापन करना, पैटर्न पूरा करना और गुणा के शुरुआती गुण जैसे कि 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 के बराबर ऐसे सीख जाते हैं, लेकिन भिन्नों का जोड़ उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 4 या 5 का विषय है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 102, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में द्विक स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र को रेखांकित करना। क्यों? द्विक स्थान मतलब होता है स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग का अर्थ। इसका मतलब होता है जगह, आकार, दिशा, जैसे कि 2D या 3D आकृतियों की समझ होना। किसी कमरे या घर का नक्शा बनाना और यह तय करना कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी बच्चों में स्थानिक समझ विकसित करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 103 कह रहा है 103, श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। तो यह आपका
103 में ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। बिल्डिंग ब्लॉक्स को बढ़ती ऊंचाई छोटे से बड़े के क्रम में लगाना एक बढ़ता हुआ पैटर्न, ग्रोविंग पैटर्न या क्रमीकरण जैसे कि सीरिएशन बनाता है। यह एक मूर्त कंक्रीट गतिविधि है जिससे बच्चे पैटर्न को देख करके और छू करके आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 104 104 कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? ये करता है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों? देखिए, एनसीएफ 2005 रटने और केवल फार्मूले हल करने का विरोध करता है। एक अच्छी गणित की किताब वह है जो बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ी कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से गणित सिखाए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 105 कह रहा था गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है? तो नहीं है कंठस्थ रटने की क्षमता। गणित एक तार्किक विषय है, इसमें बच्चे की समस्या समाधान क्षमता, सोचने का तरीका और दृष्टिकोण का आकलन किया जाता है। रटने को शिक्षा में कभी भी मूल्यांकन का आधार नहीं माना जाता है। 106 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षण हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है? ये माना गया है विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के दो उद्देश्य हैं। संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशल को विकसित करना और उच्च उद्देश्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, यानी कि तर्कपूर्ण चिंतन करना। तो ऑप्शन आपका 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 107 कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन सी विषय के अध्ययन बच्चों की सहायता या करने की उपयुक्त विधि कार्यनीति नहीं है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना। अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा तो उन्हें उसी तरह के अधिक प्रश्न हल करने के लिए देना बिल्कुल गलत है। इससे वे केवल रटेंगे या हताश होंगे। उन्हें अलग उदाहरणों या समूह के कार्य के माध्यम से समझाना सही तरीका होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 108 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। क्यों? देखिए, रचनात्मक कक्षा वह है जहां बच्चे सक्रिय होकर खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक यहाँ एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, न कि केवल बोर्ड पर उत्तर लिखने की। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 109 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। देखिए, वृत्त सर्कल क्या है? एक 2D आकृति है। चूड़ी, पहिया या जमीन पर गोला बनाना इसके उदाहरण हो सकते हैं। ग्लोब क्या है? एक 3D आकृति है, स्फीयर गोला है। इसलिए यह वृत्त की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे सही उदाहरण नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 110 गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए है गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान है। बी गणितीय खेल नियमों के समुच्चय के द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। सी गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। बी और सी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। क्यों होगा? गणितीय खेल आम खेलों से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि उनकी एक स्पष्ट संरचना और नियम होते हैं। वहीं बी की बात करेंगे, उनका एक विशिष्ट गणितीय उद्देश्य होता है कि बच्चा कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेगा। इसलिए आपका बी और सी सत्य होंगे, ए आपका गलत होगा। 111 समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण है। प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम यह जानना होता है कि समस्या आखिर है क्या। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उसके बाद ही समस्या को परिभाषित किया जा सकता है कि और परिकल्पना बनाई जा सकती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 112 प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? ए है विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बारिशत का उपयोग करना। बी विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए 1 मीटर स्केल का उपयोग करना। सी है विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिल, पेन इत्यादि का उपयोग करना।
तो यहाँ आपका 112 में ऑप्शन नंबर 2 ए और सी आपका सही हो जाएगा। क्यों? प्राथमिक स्तर पर मापन की शुरुआत हमेशा अमानक इकाइयों से की जाती है। बच्चों का बालिशत यानी कि हैंड स्पैन और पेंसिल पेन का उपयोग करना, मीटर स्केल, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट बी बाद की कक्षा में सीखा जाता है। ठीक है, ये बाद की कक्षा में आएगा। ये आपका ये ए और सी करेक्ट हो जाएगा। 113 निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्तियों को प्रदर्शित करता है? सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना वो संक्रिया है। 113 में आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जोड़ और योग। छोटे बच्चे जब जोड़ना सीखते हैं तो वे शुरुआती में सभी वस्तुओं को एक साथ गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग फॉर ऑल। फिर एक संख्या के आगे से गिनते हैं और फिर गणना को आसान बनाने के लिए 10 का समूह यानी कि मेकिंग 10 बनाते हैं। ये सभी जोड़ की रणनीतियां होती हैं। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 114 प्राथमिक स्तर की गणित की एक शिक्षिका संख्याओं एवं संख्याओं के बोध की अवधारणा का विकास 2 पेनों, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियों इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं के समुच्चय की सहायता से करती है। वस्तुओं एवं वस्तुओं के समुच्चय के रूप में संख्या का परिचय कराते हुए शिक्षिका ने ध्यान केंद्रित किया है। इसको बोला जाता है संख्याओं के गणन पहलू। जब संख्याएं यह दर्शाती हैं कि किसी समूह में कितनी चीजें हैं तो उसे गणन संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 पेन, 3 फल, यदि क्रम बताया जाता है तो पहला दूसरा, तो वह क्या है, एक क्रम सूचक है। 115 सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरीके से सिखाया जा सकता है? तो सिखाया जा सकता है आपका दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। सिमुलेशन हमें चीजों को बदल करके उनके परिणाम देखने की सुविधा देता है। पैटर्न और श्रृंखलाओं में बदलाव का प्रभाव स्क्रीन पर लाइव दिखाना सिमुलेशन का सबसे बेहतरीन उपयोग है। 116 निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों को अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। क्यों? संदर्भ का अर्थ है वास्तविक जीवन से जुड़ना। घर के राशन के बिल लाना और उसमें लिखे गए जोड़, गुणा या वजन पर चर्चा करना गणित को बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ने का सबसे प्राथमिक उदाहरण होगा, प्रमाणिक उदाहरण होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 117 कह रहा है भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है? ए, एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए। बी, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए। सी, वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए। डी है विभाजन पर आधारित समस्या के परिचय के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ए, बी और सी। डी गलत होगा। क्यों? प्राथमिक स्तर पर भिन्न को 3 मुख्य रूपों में सिखाया जाता है। पहला कि एक पूरी वस्तु का हिस्सा, पार्ट ऑफ ए वोल, जैसे कि आधी रोटी। संख्या रेखा पर एक बिंदु यानी पॉइंट। और थर्ड, किसी समूह का हिस्सा यानी कि पार्ट ऑफ ए कलेक्शन, जैसे कि 10 में से 2 पेन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। 118 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या डैश 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 होनी चाहिए। ए, सुसंगत, बी, महत्वाकांक्षी, सी, महत्वपूर्ण मानक कलन विधियों पर बल देने वाली। यहाँ 118 में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, ए और बी। क्योंकि एनसीएफ 2005 स्पष्ट करता है कि गणित का पाठ्यक्रम सुसंगत, एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ और महत्वाकांक्षी, केवल रटने के बजाय उच्च चिंतन को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। मानक कलन विधियों पर जोर देना यह क्या है, गलत होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी करेक्ट हो जाएगा। 119 कह रहा है 119 कि एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से 5036 को अंकों में लिखने के लिए कहते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 536 लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति इस त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 3 अंकी और 4 अंकी संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना। क्योंकि बच्चे ने बीच के शून्य को नजरअंदाज कर दिया है और यह सीधे तौर पर स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू की समझ की कमी को दर्शाता है। बच्चों को यह समझाना होगा कि 1000 के स्थान पर 5 है और सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू की कमी है बच्चे को, स्थानीय मान, जिसकी वजह से बच्चे ने जो है 536 लिखा है 5036 की जगह। नेक्स्ट 120 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में, इस महामैराथन क्लास मैथ पेडागोजी में। एक समुच्चय में दो वस्तुओं की
एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिनता है। बच्चे में कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? यह आपका एकैकी संगति बोलते हैं इसको। एकैकी संगति का मतलब होता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। एकैकी संगति का मतलब है कि गिनते समय हर एक वस्तु को केवल एक ही नंबर देना। एक वस्तु बराबर एक संख्या। अगर बच्चा किसी चीज को 2 बार गिन रहा है या छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस की समझ अभी कमजोर है, वीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे एकैकी संगति करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 120 प्रश्न हल किए हैं मैथ पेडागोजी के, अर्थात गणित शिक्षण विधि के। मैथ पेडागोजी का ये महामैराथन का वीडियो आपका पेपर 1 प्राइमरी लेवल और पेपर 2 जूनियर लेवल दोनों के लिए था। अगर आप तैयारी करते हैं सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, पीएस टेट, रीट, झारखंड टेट, पंजाब टेट, पूरे भारत के सभी प्रकार के टेट परीक्षाओं के लिए मैथ पेडागोजी का ये 120 प्रश्न का महामैराथन क्लास 2011 से 2026 तक का जो भी परीक्षा हुआ है उन सभी में से छांट करके जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने इसमें शामिल किया था इस 120 क्वेश्चन में महामैराथन क्लास में। तो दोस्तों ये आपका मैथ पेडागोजी का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्लास है। अगर आपने इसको मिस किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा इसको एक बार प्ले करके जरूर देखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट के महामैराथन क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।